हाँ कुछ पूछना है? कल जो क्वेश्चन दिए थे डाउट है या हो गया है? लाओ फिर से एक बार डिस्कस कर लें। क्या था क्वेश्चन बोलना? y बराबर sin स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x प्लस 5 sin x प्लस 6 प्लस 6 है ना, ये है। ठीक है, मुझे इसका रेंज निकालना है या इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे कर सकते हैं। हम sin x को t मान लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 है ना। बट ये जो ये क्या है, इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन तुमको दिख रहा है? क्वाड्रेटिक दिख रहा है, 2 डिग्री का इक्वेशन इसलिए क्वाड्रेटिक है, सब लोग इसको जानते होंगे अच्छे से, है ना। बट जो हम एक जनरल क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, यदि मैं मान लो y बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देता हूं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसमें x की वैल्यू यदि कुछ भी नहीं दिया होता तो क्या होता है, ऑल दिया नंबर, मतलब हम x कुछ भी रख सकते हैं, है ना। बट जो हमने क्वाड्रेटिक बनाया है ना, वो कहाँ से बनाया है? यहाँ से लाया है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ये जिसमें हमने sin x को t रखा, जो मुझे एक क्वाड्रेटिक जैसा दिखने लगा, है ना। समझ में आ गई बात? तो यदि ऐसा इक्वेशन है और हमने t अपने से सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें देखना पड़ेगा t कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि t जो है वो sin x है ना, और sin x की वैल्यू सब लोग जानते हैं कि -1 से 1 ही होती है, उसके बाद और इधर उधर नहीं हो सकती। इसलिए t की भी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि t जो है वो sin x है, ठीक है। sin x को हमने t रखा है, तो sin x को t रखने का मतलब t की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हो, करो y डैश बराबर यहाँ पे t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब बेसिकली dy/dt निकालो। समझ में आ रही बात? हमेशा x का फंक्शन होता था तो dy/dx निकाल देते थे, इस बार ये t का फंक्शन है तो dy/dt निकाल। क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंस है 2t और 5t का डिफरेंस है 5। कोई दिक्कत? इसको इक्वल टू 0 कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 2t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो t बराबर -5/2। कोई दिक्कत? नंबर लाइन बनाए, ये हो गया -5/2, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इस क्वाड्रेटिक को देख रहा हूँ, इसके उधर अभी भूल गया। तो इसके उधर देखोगे तो ये मान लो 0 रख दो तो प्लस आएगा, इधर प्लस इधर माइनस, क्या ऐसा बनेगा? नहीं। उधर रखोगे, मान लो t की वैल्यू -1 रख दिए तो पॉजिटिव तो आ रहा है, और t की वैल्यू मान लो -3 रख दिए तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक तो है। इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब ये मिनिमम का पॉइंट है ना, कोई दिक्कत? बट मुझे कहां से कहां तक देखना है, -1 से 1, -1 यहाँ कहीं होगा और 1 भी यहीं कहीं होगा, है ना। अरे हाँ है ना, अच्छा सॉरी 1 तो प्लस है ना, ये भी -1 यहाँ होगा और 1 भी यहाँ होगा। कोई दिक्कत? ये -2.5 है ना, -1 लाइक करें। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, यदि x इंक्रीज करोगे तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, है ना। इसका मतलब इस इंटरवल में यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या हम इस फंक्शन में x की जगह -5/2 रख सकते हैं, या यहाँ पे t की जगह -5/2 रख सकते हैं? क्या इस इक्वेशन में मैं t की जगह -5/2 रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि t का इंटरवल ही -1 से 1 है, इसमें -5/2 आता ही नहीं है, तो हम ये रख ही नहीं सकते। तो इस इंटरवल में मुझे रखना है, तो यहाँ पे तुम वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आई बात? तो
t जब -1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 1 -5 + 6 6 + 1 7 -5 2। ठीक है, और जब t की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 1 + 5 + 6 12। मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गई, तो इस फंक्शन का रेंज भी हो गया 2 से 12। समझ में आएगा? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? जब t की वैल्यू -1 है। बट क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में t दिया है? ओरिजिनल क्वेश्चन में sin x यूज किया है। यदि मैं ये पूछूं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? जब sin x की वैल्यू -1 हो जाए। समझ में आ गई बात? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? जब sin x की वैल्यू -1 हो जाए। आंसर तुम्हें कभी भी t में नहीं देना है, t तो तुमने सॉल्व करने के लिए माना है, तो अपने आराम के लिए माने कि हम यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं, अच्छे से नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम इसको ये कर लिए जिसको हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? sin x की इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? जब t की वैल्यू 1 है, मतलब sin x की वैल्यू 1 है, t नहीं, t मेरे को नहीं पता क्या है। समझ में आ रही है बात? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? जब sin x की वैल्यू 1 है। समझ में आएगा? sin x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? जब x π/2। तो इस फंक्शन की अब वो कैसे लिख सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 12 एट कौन से x पे? π/2। समझ में आएगा? मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2 किस x पे? 3/8। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? लिख लो इसको। क्या हुआ बोलो? सॉरी ये प्लस जो है ना 2 से 12 आया ना, मिनिमम वैल्यू 2 है, -2। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। π/2 कैसे आया? मैक्सिमम वैल्यू 12 तुमको कब मिली है? जब t की वैल्यू क्या है? 1। t क्या है? sin x। मतलब t की वैल्यू 1 होने का मतलब sin x की वैल्यू 1, और sin x 1 कब होता है? sin x 1 कब होता है? हाँ? sin 90। तो 90 का मतलब 90 डिग्री मतलब कितना? π/2 तो होता है। नहीं आता कन्वर्ट करने में डिग्री और रेडियन को? समझ में आ गई बात? हो गया सबका? मिटा दें? यदि इसी क्वेश्चन में लिख दियो ना मैक्सिमम वैल्यू वाला, मैं मिटा जल्दी लिखो थोड़ा। मिटाते
इसी क्वेश्चन में अब मैं x पे रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो मैं 0 से π/2 भी ले सकता हूँ, तब इसका रेंज क्या होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। नॉट डिफाइंड दोनों, हाँ नहीं, ऐसा करने से या ये हो गया ना सबका, ऐसा करने से क्या होगा, अभी भी मैं वही काम करूंगा, t² + 5t + 6 where t = sin x, है ना, उतना ही काम किया अभी तक। बट इस बार t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, क्या इस बार भी t -1 हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि sin x की वैल्यू इस बार 0 से π/2 तक दी गई है, और 0 से π/2 में sin x की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1, तो t की वैल्यू क्या 0 हो सकती है या नहीं, क्या 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि π/2 पे ओपन है, इसलिए 1 पे भी ओपन है। समझ में आएगा, वापस से इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो पॉइंट 0 वाला है वो यही आएगा, फंक्शन ऐसा ही आएगा, ठीक है, इतना काम तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इस बार t की वैल्यू क्या है, 0 से 1, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मतलब 0 तो यहाँ और 1 यहाँ, बट 1 पे क्या है, ओपन है, क्या 1 इसके डोमेन में है नहीं, मतलब t के जगह 1 नहीं रख सकते, बट हम 1 पे क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म सा है नहीं, तो यहाँ पे 1 रख दो तो वैल्यू आए, चलो ठीक है, पहले निकालते हैं। जब t की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है, 0 + 0 + 6, कोई दिक्कत। जब t की वैल्यू 1 हो जाए, एग्जैक्ट 1 हो नहीं सकता बट अभी रख रहा हूं, t की वैल्यू 1 हो जाए तो y कितना हो जाएगा, 1 12, है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू यही मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी, कोई दिक्कत। तो इसका रेंज क्या हो गया, 6 से 12, क्या 12 हो सकता है, नहीं, इसलिए 12 पे ओपन लगा। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 6, कोई दिक्कत, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है, इतना काफी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, हाँ, ओपन इंटरवल ओपन कैसे आया, क्या, अच्छा t की वैल्यू 1 कैसे रख दिए, हाँ, अब जैसे देखो t की वैल्यू यहाँ 0 से 1 पहले तक है ना, 1 के जस्ट पहले, तो एक्चुअली 1 पे हमको लिमिट निकालना है, एग्जैक्ट 1 हम रख नहीं सकते हैं, तो सही बात है, बट यहाँ पे चाहे तुम 1 रखो या 1 के जस्ट पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालो तो वो भी इतना ही आएगा, ठीक है। 1 पे इस फंक्शन की लिमिट निकालो, अगर लिमिट पता नहीं पड़े होगी नहीं, इसलिए दिक्कत होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 पे निकालोगे तो वो उस केस में हम यहाँ पे 1 ही रखें, तो 1 पे 12 आ जाएगा, बट एक्चुअल में तो 1 था नहीं, मतलब 1 के जस्ट पहले देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 12 के जस्ट पहले वाली, अब 12 के जस्ट पहले जानते हो क्या होती है, नहीं, इसलिए यहाँ पे 12 पे ओपन लगा दिया, समझ में आएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है चीजें, कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। मिटा दें, बहुत सारे क्वेश्चन ले सकता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन का अंत नहीं है, बट क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि आगे भी करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, और जो है रेट चेंज। रेट चेंज मैं जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तब बताया था कि dy/dx का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, कोई बता सकता है,
चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और मतलब सिंपल सा मतलब ये चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है dy बाई dx का? सिंपल सा मतलब है यदि x को हम इंक्रीज करें या x को बढ़ाएं या घटाएं तो उसका y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, y बढ़ेगा या y घटेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वही होता है बेसिकली रेट चेंज। मतलब जैसे मान लो कि dx बाई dt क्या होता है? फिजिक्स के स्टूडेंट को बताओ, वेलोसिटी, ठीक है, या v। मान लो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, उसका क्या मतलब? एक घंटे में वो 10 किलोमीटर चलेगा, है ना। मतलब टाइम यदि मैं 1 घंटा चेंज करूं तो उसमें वो तो उसमें x कितना चेंज हो रहा है? 10 किलोमीटर, 10 यूनिट से चेंज हो रहा है, जो भी उसका यूनिट है 10 यूनिट से चेंज हो रहा है। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? डिस्टेंस, या फिजिक्स वेलोसिटी के टर्म में बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, वही तो होता है वेलोसिटी। तो वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आने के बाद यदि dv बाई dt पूछे dv बाई dt क्या होता है? एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 घंटा, यदि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, मतलब टाइम 1 घंटा चेंज कर रहे हैं तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो वही तुम्हारा एक्सीलरेशन है ना। समझ में आ रही है बात? तो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x चेंज करने से y किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये है dy बाई dx का मतलब। समझ में आ रही है बात? ये मैं डिफरेंशिएशन में भी बताया था, है ना। तो लिख लो इसको dy by dx change in y with respect to x। फर्स्ट पॉइंट आके लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ p with respect to q rate of change of p with respect to q is given as dt upon t। क्या बोलो? किसी भी चीज का रेट चेंज निकालना है, इसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है, ठीक है। उसको हम dp बाई dq लिखेंगे। इसका मतलब रेट चेंज ऑफ p निकालना है, p किस रेट से चेंज हो रहा है वो, और किसके रिस्पेक्ट में? q के रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब q यदि मैं इतना चेंज करूं तो p कितना चेंज हो, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट, इफ dp by dq इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव लिखो या ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, है ना। यदि रेट चेंज पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब समझते हो? अगर किसी चीज का रेट चेंज यदि पॉजिटिव दिया हुआ तो इसका क्या मतलब समझते हो? क्यू के चेंज, क्यू को यदि बढ़ाओगे तो पी भी बढ़ेगा, यदि क्यू को घटाओगे तो पी भी घटेगा। मतलब जो साइन क्यू का होगा वही साइन पी का होगा। यदि क्यू को इंक्रीज करोगे तो पी भी इंक्रीज करेगा, क्यू को डिक्रीज करेंगे तो पी
भी डिक्रीजेस। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिख लो, इफ P increases, sorry, if Q increases then P increases, या if P Q decreases then P decreases। ठीक है, मतलब यदि P Q बढ़ रहा है तो P भी बढ़ेगा, या Q घट रहा है तो P भी घटेगा। समझ में आई बात? हो गया? इसी में थर्ड पॉइंट, if dp by dq is negative, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं या लेस देन। यदि dp by dq नेगेटिव है, इसका मतलब यदि एक चीज को इंक्रीज करोगे तो दूसरा चीज घटेगा। मतलब if q increases then p decreases, या if q decreases then p increases। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? यदि किसी क्वेश्चन में मान लो बोला गया है कि वॉल्यूम है किसी टैंक का, लेट वॉल्यूम ऑफ द, या ऐसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे समझो, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। मान लो कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो dv by dt होगा, जो वॉल्यूम का चेंज होगा dv by dt, वो क्या होगा, 5 लिखेंगे या -5 लिखेंगे, क्योंकि वो घट रहा है वो साइन के साथ दे देगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि -5। ठीक है, वो तुमको खुद समझना है कि जब वॉल्यूम घट रहा है मतलब dv by dt जो होगा वो निगेटिव होगा। समझ में आएगा? यदि ये बोला जाए वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो dv by dt हम पॉजिटिव से करेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? थ्योरी के नाम पे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैक्सिमम थ्योरी बस इतना सही है। ठीक है, बट फिर भी एक दो पॉइंट मैं पूछने के पर्पज से, यदि कहीं पे मान लो कि इसी क्वेश्चन में मान लो एक सिलेंडर है और इसका रेडियस का चेंज गिवन है। ठीक है, मान लो ये गिवन है और तुमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, मतलब वॉल्यूम का चेंज मतलब dv by dt क्या होगा। ठीक है, तो तुम क्या कैसे स्टेप बढ़ना चालू करो। सबसे पहले तुम्हारा एम ये होना चाहिए, जिसको मुझे चेंज निकालना है, वॉल्यूम का चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम और किसके रिस्पेक्ट में तुम गिवन है, तुमको आर के रिस्पेक्ट में,
मतलब तुम एक ऐसा इक्वेशन बनाने की कोशिश करो जो वॉल्यूम और रेडियस को रिलेट करो। समझ पा रहे हो मेरी बात? सपोज करो सिलेंडर से नहीं, एक आसान सा मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड मान लो ए, ठीक है। इसका जो मान लो मुझे जो साइड का चेंज है, मतलब क्या है, एक इंस्टेंट में मान लो स्क्वायर ऐसा है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो स्क्वायर ऐसा हो गया, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब स्क्वायर क्या हो रहा है, उसका साइड इंक्रीज करते जाता है ना, ये तो हो रहा है, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ फिर और बड़ा हुआ, मतलब साइड का जो चेंज है वो तुमको सपोज करो इवन, ठीक है, मतलब स्क्वायर किस रेट से साइड उसका चेंज हो रहा है। तो तुमसे पूछा गया है कि इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा जो एरिया और इस साइड को रिलेट करे। तो सब लोग जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल को हमने रिलेट कर लिया इस फॉर्मूले से। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे या जो भी चीज बोला गया है वो निकालेंगे। तो मेन टारगेट हमारा क्या है, यदि दो वेरिएबल को रिलेट करना है तो उनके रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बना, उसमें कोई तीसरा अननोन तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यदि इस तरीके का इक्वेशन बना लोगे तभी सिंप्लीफाई हो पाए, ठीक है। मैक्सिमम केस में आसानी से बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये तो समझ गए, उसको लिखवाने का तो कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है ये सब, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूला पूछ लेता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पता है सबको या नहीं? ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, जानते हो या नहीं? ये सब भूल गए, भूल गए होगे मुझे लगता है, मैक्सिमम केस होते हैं कि भूल जाते हैं, बट कोई नहीं याद आ जाएगा। यदि मैं पूछूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना, इसी में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, हाँ वो तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस का चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो हो गई सिलेंडर की बात। यदि कोण की बात करें, कोण का सरफेस एरिया पाई आर एल, कोई दिक्कत। कर्व सॉरी ये तो कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? सब याद होना चाहिए, आएगा पूरे 12 तक पीछा नहीं छोड़ो, ठीक है। अभी जो मैक्सिमम मिनिमम पा रहे हैं उसमें मैं लास्ट में जब वर्ड प्रॉब्लम दूंगा तो यही सब फॉर्मूला यूज करना रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले का पीछा नहीं छूट सकता, ठीक है। ये तो याद हो जाना चाहिए लेकिन अभी, ठीक है। अच्छा, कोण में एक टर्म यूज किया जाता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। मतलब ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। और इसका आधा करते हैं, मतलब ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल है, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दें। देखो पहला क्वेश्चन, let side of a square is changing and the rate of 2 meters per second, then find the rate at which
changing when side is 40. क्वेश्चन समझो पहले क्या बोला गया। एक स्क्वायर है, ठीक है, सुन लो पहले। एक स्क्वायर है जिसका साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर इज चेंज हो रहा है एट द रेट, इस रेट से 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब t बराबर 1, मान लो t बराबर 0 सेकंड पे 2 मीटर, तो t बराबर 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा 4 मीटर, t बराबर 3 पे क्या हो जाएगा 6 मीटर। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है। उसके बाद पूछा है कि बताओ तुम कैन फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स एरिया इज चेंजिंग। तो इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा? उस इंस्टेंट पे जब साइड का लेंथ 60 मीटर, सॉरी 40 मीटर है जो भी, ठीक है। मतलब किस इंस्टेंट पे बताना है? जब इसका साइड, मतलब मान लो पहले जब t बराबर 0 था, मान लो 2 मीटर, t बराबर 2 पे 4 हो गया, 3 पे 6 हो गया, 8 पे हो गया, तो एक इंस्टेंट होगा जब इसका साइड 40 हो जाए, उस इंस्टेंट में इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा ये बता। क्वेश्चन समझ में आया? एरिया का चेंज निकालना है, साइड का नहीं, साइड का तो गिवन ही है। अरे क्वेश्चन समझ में आया? आया ना? पहले क्वेश्चन समझो, पहला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या करना है मेरे, ठीक है। अब तुमको पहला काम क्या करना है, जिस चीज का रेट चेंज निकालना है और जिस चीज का रेट चेंज गिवन है, उन दोनों को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला लिखो। तो मुझे लगता है सबको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का रेट चेंज निकालना है। देखो हम क्या करते हैं ना, एरिया है तो उसको कैपिटल ए से लिख देते हैं, वॉल्यूम है उसको वी से लिख देते हैं, सरफेस एरिया है उसको एस से लिख देते हैं, पेरीमीटर है पी से लिख देते हैं, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है, तुम चाहे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर ए मान लो, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में ए बराबर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब क्या करना है तुमको, इसको डिफरेंशिएट कर, ये जो इक्वेशन आया इसको डिफरेंशिएट कर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को, सर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो उसके लिए तुम्हारा सबसे अच्छा जो तुमको बताएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा वो है यूनिट, ठीक है। यूनिट देखो कैसा दिया हुआ है, मीटर। देखो यदि dA/dt कोई चीज लिखते हो तो इसका यूनिट क्या होगा? ये जो a है साइड, साइड का यूनिट क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। मतलब क्योंकि ये मीटर दिया हुआ है तो उसने साइड किस यूनिट में लिया है? मीटर। और अपॉन क्या लिखा हुआ है? सेकंड। मतलब अपॉन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा? टाइम के रिस्पेक्ट। सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब वो dA/dt दिया है। a मतलब साइड और t मतलब टाइम, ये तो दिया है। साइड दिया है तो साइड मैंने a माना है, इसलिए ये dA/dt होगी। समझ पा रहे हो? तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट चेंज दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रही है बात? a का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dA/dt। कोई दिक्कत? a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2a। और a का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dA/dt। क्या इसमें कोई डाउट? इसमें भी बहुत लोगों को डाउट होता है, यदि कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यदि मैं y बराबर x स्क्वायर ले लूं और इसको बोलूं कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy/dt और इसको डिफरेंशिएट कर दो 2x into x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt। ये बेसिकली चेन रूल है। समझ में आ रही है बात? मतलब ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे आ जाओ इधर। तो dA/dt तुमको निकालना है ना, इज इक्वल टू
ए की वैल्यू कितनी है 40 और डीए बाई डी कितना है 2। तब कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? तो ये आ गया 40 4 जा 160। यूनिट क्या होगा? एक क्या बोल रहे हो? मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट पर सेकंड। एक तरीका तो ये था लिखने का। दूसरा तरीका तुम यहाँ पे यूनिट की वैल्यू 40 कितना है 40 मीटर है और 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? तो देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड, ठीक है? तो यूनिट यहाँ पे बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना? इसलिए यूनिट को देखो। प्लस कैसे आया ऐसे भी देख सकते हो, एरिया का चेंज आ रहा है मतलब मीटर स्क्वायर तो आना ही चाहिए अपॉन टाइम है सेकंड। समझ में आ गई बात? आसान सा टॉपिक है, इजी सा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? तो अब एनसीईआरटी में हम लोग 6.1 मतलब एक्सरसाइज 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग जो भी होता है 6.1, 6.2, 6.3 और 6.5 4 नहीं लगा हुआ, ठीक है? बट बाकी 4 एक्सरसाइज लगा सकते, ठीक है? 6.1, 2, 3 एंड 5। 5 में भी आखिरी में वर्ड प्रॉब्लम है, अभी वो करवाएंगे, इसके बाद तब कर सकते हैं। हो गया सबका? यदि किसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है और मैं साइड की जगह ये लिख दूं मैं एरिया बराबर 900 मीटर स्क्वायर, तब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, मतलब जब एरिया 900 है तो उस इंस्टेंट पे साइड निकालना पड़ेगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन में वो साइड डायरेक्ट दे दिया था, इस क्वेश्चन में तुमको साइड अलग से निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। यदि एरिया 900 है तो साइड कितना हो जाएगा 30, ठीक है? तो उस इंस्टेंट में हम यहाँ पे 40 की जगह 30 है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। Length x of a rectangle is decreasing. At the rate of 3 centimeter per minute, and width y
y equals to 6 centimeter. Find the rate of change of parameter area of the सेंटीमीटर मिनट के बाद करेंगे एंड ये width width चौड़ाई the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. तो बताना है जब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा होगा, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा. पेरीमीटर माइनस 2 आ रहा है और एरिया 2. आसान का क्वेश्चन है, हुआ या नहीं? पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप. और एरिया को क्षेत्रफल. इसको क्वेश्चन नहीं समझना है, हिंदी में भी समझा दो. एक रेक्टेंगल को चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है जिसकी लंबाई x है और वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और उसकी चौड़ाई जो है वो y है, वो बढ़ रही है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट. तो पूछा है जब x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 6 हो जाए उस टाइम उस इंस्टेंट पे जो पेरीमीटर होगा या परिमाप होगा वो किस रेट से चेंज होगा और इसका क्षेत्रफल किस रेट से चेंज, ये पूछा है. आसान सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. देखो एक रफ फिगर तो हमेशा बना लिया, लेंथ x है, विड्थ y है ना. यदि मैं पूछूं इसका पेरीमीटर तो वो क्या होगा, तो सबको फॉर्मूला पता है 2 टाइम्स x प्लस 1 है ना. अब वो बोला है कि इसका लेंथ भी चेंज हो रहा है, विड्थ भी चेंज हो रहा है ना, इसलिए दोनों वेरिएबल आया, जो पेरीमीटर आया वो दोनों वेरिएबल से रिलेट होगा है ना. और बोला इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर, ठीक है. तो अब क्या दिया, रेट मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है ना, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगा. तो dp बाई dt क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट उसको ऐसे लिख दिए और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt हो गया. इतना ही तो काम करना है. dx बाई dt कितना दिया है,
जो लेंथ है वो x है और वो किस रेट से घट रहा है, देखो डिक्रीजिंग दिया है, डिक्रीजिंग दिया मतलब वैल्यू क्या लेंगे, dx/dt की वैल्यू क्या लेंगे -3 और dy/dt की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है तो वो +2, बस यहाँ पे रख 2 dx/dt है -3 और ये है 2, -3 + 2 -1 -1 * 2 -2, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट और प्लस सेंटीमीटर पर मिनट, तो एडिशन है इसलिए यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट ही रहता है। समझ में आएगा, कोई दिक्कत, आसान था। तो एरिया का आंसर बताओ क्या होगा, एरिया किस रेट से चेंज करो, सेकंड पार्ट का आंसर डिफरेंशिएशन है खाली, प्रोडक्ट टूल लगेगा डिफरेंशिएशन है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सही। एरिया का आंसर आया कितना 2, जिसका नहीं हुआ है देखो, एरिया क्या होता है x * y है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो मतलब dA/dt = प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन dx/dt तो y को ऐसे ही रखिए प्लस x को एज इट इज तो dy/dt। कोई दिक्कत, किस इंस्टेंट पे निकालना है, जब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है, dx/dt कितना है -2 है ना, -2 ही था ना, -3 है सॉरी, और y कितना है 6 प्लस x कितना है 10 और dy/dt कितना था 2, तो आ गया 18 + 22 और यूनिट देखोगे वैसे भी एरिया है तो स्क्वायर आधा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ में आएगा, बोर्ड में करना है पूरा तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड में कैसे लिखोगे, लेट, ठीक है, वो सब तो की है, मतलब ये लिखो पूरा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज x * y, तब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे पूरा लिख के करना है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो
एक क्यूब है, क्यूब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ? घन 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 तो उसको बोलते हैं, हथौड़ा जो होता है ना, उसको भी तो हिंदी में नहीं, उसको जो बड़ा हथौड़ा होता है उसको घन बोलते हैं, है ना। तो एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, किस रेट से? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा है उस क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा जब उसके जो घन है उसका जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर उस इंस्टेंट पर था, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट is the surface area increasing when the length of an edge is 10 cm? Three 3.6 सही। लेकिन जब भी आंसर दिया करो तो यूनिट के साथ दिया, सेंटीमीटर गलत, सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। देख लो, आसान क्वेश्चन है। हुआ तुम लोग का, बाकी लोगों का? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, है ना। अब देखो, मुझे वॉल्यूम दिया है और सरफेस एरिया का चेंज निकाला, है ना। क्या वॉल्यूम और सरफेस एरिया को एक साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं, सब लोग जानते हैं नहीं कर सकते। बट मुझे ये पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। ये नहीं पता होगा, है ना। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। और इसको यदि डिफरेंशिएट करें तो ds/dt होगा 6 × 12a × dA/dt, है ना। बट मुझे dA/dt नहीं गिवन, ठीक है, बट मुझे dV/dt गिवन। क्या मैं यहाँ से dA/dt निकाल सकता हूँ? तो आंसर आएगा हाँ, निकाल सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, है ना। तो dV/dt क्या होगा?
3a² into dA/dt। कोई दिक्कत? dV/dt गिवन है 9 into 3a भी गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 into dA/dt। तो यहाँ से तुम dA/dt निकाल सकते और वो आ जाएगा 9/100। यूनिट देखोगे वो आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉरी 9/300 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? और dA/dt ये आ गया, इसको याद रखो, तो ये आ जाएगा 12। a की वैल्यू क्या है? 10 है और dA/dt 9/300। क्योंकि ये सरफेस एरिया निकाल लो तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आएगा? तो 10 से ये कट गया, 3 4 जा 3 10 9 4 जा 36 5 10 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसको ही इधर उधर करना है। डिफरेंशिएशन तो इतना टफ डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इतना तो आसान का डिफरेंशिएशन है। x³ का डिफरेंशिएशन तो कर लो क्या, है ना? तो बहुत टफ एप्लीकेशन में बहुत टफ डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, ठीक है? यदि टफ डिफरेंशिएशन पूछना होगा तो उसके लिए एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वहीं पे टफ पूछेंगे। समझ में आ रही है बात?